बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमार सनान। आज के प्रोग्राम में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा लेने के साथ साथ हम इसका इम्पैक्ट इकॉनमी के हवाले से भी डिस्कस करने जा रहे हैं। माशरती सतह पर क्या इम्पैक्ट ट्रेस हो रहा है, क्या तासुर है, क्या इम्कानात है। महंगाई के हवाले से बात करेंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त क्या इंडिकेट कर रही है, इसको जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम महंगाई के हवाले से बात करते हैं तो बजट के हवाले से भी बात हो रही है और बजट के हवाले से खासी जो है वो कशीदगी का इजहार किया जा रहा है। सूरत हाल का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। आने वाला वक्त कितना अलार्मिंग है ये तो जानेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए क्या स्ट्रैटेजिकल अप्रोच अपनानी होगी, कितनी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और कैसे ये पॉलिसीज़ बेहतर हो सकती हैं, इसका तस्करा हम करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हर कोई ये जानना चाह रहा है कि क्या होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, क्या बढ़ेंगी, घटेंगी या रहेंगी बरकरार। आवाम को इसी सवाल का है इंतज़ार। अब आने वाले वक्त में जिस तरह से वज़ीर आज़म ने भी ये बात की है, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आने वाले जुम्मे को तयन किया जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, तो ये सवाल का जवाब भी हमें मिल जाएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आया बढ़ने जा रही हैं, बरकरार रहेंगी या घटने के इम्कानात भी मौजूद हैं। सोलर पैनल के हवाले से भी कुछ जो है वो खबरें गर्दिश कर रही हैं। सोलर सार्फिन को भी कुछ धचके लग रहे हैं। इसमें भी अब जो स्लैब डिस्कस की जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन 25 किलोवाट से ज़्यादा के जो सोलर सार्फिन हैं उनके ऊपर ये शर्त अभी भी आयद है। अब ज़रा इसके हवाले से भी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ IPPs के इशूज़ भी ज़ेर गर्दिश हैं और आने वाली IMF की किस्त के हवाले से भी काफ़ी चेमगोइयाँ की जा रही हैं। इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इजलास भी ये कहा जा रहा है कि 8 मई को तलब कर लिया गया है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के लिए अगली किस्त की मंजूरी का मामला किस करवट बैठेगा। कितनी मुश्किल और जिसे कहा जाए कि गंभीर हमें शराइत माननी होंगी IMF की जानिब से, और क्या अगली किस्त की मंजूरी हो पाएगी या नहीं, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। जवाब लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दो हमारे पास आज माहिर मौशियात हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे ओवरऑल मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, पेट्रोलियम प्राइसेस, पेट्रोलियम हाइक और तेल की कीमतों में कमी के क्या चांसेस और इम्कानात मौजूद है। यहाँ से हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। नईम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करें, सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एहसन साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। नईम सिद्दीकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, ओवरऑल जो सूरत हाल ईरान अमेरिका जंग के बाद अभी हम फेस कर रहे हैं, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता की जो करंट सिचुएशन है, इसको अगर देखा जाए, इसको डिस्कस किया जाए, इसका इम्पैक्ट जो आ रहा है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की जानिब जा रहा है। ग्लोबल वर्ल्ड इसको फेस करने जा रही है। पाकिस्तान जैसे ममालिक की अगर बात करें तो कितनी मुश्किलात सामने आ रही हैं, क्या मुश्किलात हैं जो हमें फेस करनी होगी आने वाले वक्त में। बजट का मामला भी ज़ेरे गर्दिश, और जैसे मैंने इंट्रो में भी तस्करा किया कि IMF की अगली किस्त, इसकी शराइत के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। सर फरमाइएगा। ये हम देखिए, इस वक्त जो दुनिया है वो सारी की सारी एक मौशी टर्माइल से गुजर रही है। जैसे कि कहा जा रहा था कि ये ईरान और अमेरिका की जो जंग है ये थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इसका मिलिट्री जो इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम रह गया है और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो खित्ते पे बहुत बुरी तरह असर कर रहा है। और ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए माशी सूरत हाल इस वक्त भी ख़राब हो रही है और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। अगर आप देखिएगा तो इस वक्त 80% जो ऑयल की तरसील है मशरिक़ वस्ता की, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर रही है, जो इस वक्त जो है डेडलॉक हुआ है और वहाँ से ऑयल की तरसील नहीं हो रही है। तकरीबन $2 बिलियन डेली का जो है ना लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो दुनिया की 80% जो पैदावार है ये ममालिक करते हैं और ये खासतौर पर जो मशरिक़ वस्ता है और खासतौर पर जो चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सब के जो एनर्जी की जो ट्रांसफ़र है या इसकी जो तरसील है वो यहाँ से होकर गुजरती है। तो ये कहना तो इस वक्त बहुत ही
जो है गंभीर नजर आ रहा है मामला, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि अभी जो ऑयल की प्राइस है वो $65 से आज जो है वो करंट अभी जो लेटेस्ट है वो $114 तक चली गई है। और ये पाकिस्तान को अगर आप मेरे फजूल देखें तो जी। पाकिस्तान के लिए तकरीबन इस वक्त जो है $5 to 7 बिलियन का जो है वो बढ़ गया है इम्पोर्ट की कॉस्ट। और ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी हमें आने वाले दिनों में, और ना सिर्फ हमें बल्कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस तरह करेगी कि पाकिस्तान को ड्यूल इस वक्त डेफिसिट है। एक तो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ऑयल की, हमारी 70-80% इंपोर्ट एनर्जी की बाहर से होती है, और जो हमारी एक्सपोर्ट भी है वो भी उन मुल्कों में है जो इस वक्त जो है एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, जहाँ पे हम रिसेशन देख रहे हैं, जहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑयल का सेक्टर है ये बहुत ज्यादा हर्ट करेगा, और इससे ना सिर्फ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। इसे फर्टिलाइजर जो है 33% फर्टिलाइजर इस रास्ते से गुजरता है, जो कि हमारे सब मुल्कों को इफेक्ट करेगा। फिर अमोनिया, सल्फर और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी फर्टिलाइजर में यूज होती हैं। और इस सारे खिते को अगर बहुत जल्दी यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल ना हुई, और अगर ईरान और अमेरिका की जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें ईज अप ना हुआ, तो आप आने वाले दिनों में दुनिया की जो इकोनॉमिक मैप है इसमें बहुत सारी तब्दीली देखेंगे। जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सिचुएशन खिते की आप देखेंगे, जैसे भी आपने देखा कि यूएई जो है ओपेक का निकल गया, और ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो आने वाले दिनों में आइडर पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो इस मौके पे बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना है, और खासतौर पर IMF के जो मसाइल है वो भी आपने देखा कि नहीं वो सर, भी जिस तरह से पाकिस्तान अभी को आपने यूएई के हवाले से बात की, ओपेक से अलहदगी का ऐलान किया गया है, क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट इस खत्ते पर आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। देखें अब ये जो है ना, ये जो ओपेक जो है ना, मैं समझता हूँ कि शायद टूट ही ना जाए, क्योंकि अब हर ये चाह रहा है कि हम अपनी किसी किसी भी ना कार्डर बने और ना हम किसी मुआहदे के तहत प्रोटेक्शन करें। अब हर कोई ये चाह रहा है कि हम अपनी मर्जी से प्रोटेक्शन करें। कि यूएई इंडिपेंडेंट इसलिए हुआ है कि वो चाह रहा है कि हम अपना कंट्रोल करें, अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करें और ओपेक से बाहर हो जाए। और ये देखेगा अब आहिस्ता यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और जो खिते में जो डेवलपमेंट हो रही है वो इकोनॉमिक तौर पे, माशी तौर पे बहुत ही नाजुक सूरत हाल मुझे नजर आ रही है। और यही देख रहे हैं कि अब इसका इम्पैक्ट आपको ऐसा नजर आएगा, और खासतौर पे हमारी इकोनॉमी जो है वो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। हमारी स्टॉक मार्केट मुसलसल 3 दिनों से इसी आपने देखा होगा कि वो अंडर प्रेशर है। कुछ हमारे के भी जो मार्कअप बढ़ गया और इसी रेट 1% बढ़ गया है, उससे हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होगी। तो ये सारे मामला इसमें जो है वो दुनिया पूरी जो है वो इस मामले को अगर जल्दी तो यूरोप हो गया, मशरक़ वस्ता हो गया, इवन अमेरिका के अंदर भी जो है ना अभी इस वक्त रिसेशन शुरू हो गया है, वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोगों की बढ़ रही है। तो ये इस मामले का बहुत जल्दी दुनिया को इकोनॉमिक सूरत हाल का हल ढूंढना होगा, क्योंकि अब ये जंग मैं नहीं समझा कि जंगी तरीके ठीक से सर, आप या वजह फरमा रहे हैं कि इकोनॉमिक सूरत हाल का हल ढूंढना होगा। मैं एहसन मेहनती साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। एहसन साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, अगर उसका हम जायज़ा लेते हैं और जिस तरह से नईम साहब ने भी फरमाया उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो सिचुएशन खासी अलार्मिंग है। लेकिन इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का जो इजलास है उसका एलामिया ये कहता है कि उसमें ना सिर्फ इजहार इत्मीनान का जो है वो हमें देखने में सामने आया एक रिएक्शन, बल्कि इसके साथ साथ महंगाई में कमी और कीमतों में बरकरार जो है कीमतें रखने के हवाले से भी खासा मुतमईन नज़र आए रुकन। ये इम्पैक्ट क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों तक भी मजीद बरकरार रहेगा या सूरत हाल इससे कॉन्ट्रोडिक्ट करेगी? देखें, इस वक्त हम अनसर्टेनिटी देख रहे हैं। जो दुनिया भर की जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा जेटरी हैं। अगर हम देखें स्टॉक एक्सचेंज भी, तो जाहिर है वहाँ पे भी करेक्शंस हैं। आने वाले वक्तों के अंदर इन्फ्लेशन जिसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है, ऑयल प्राइसेस की रिवीजन एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर में, और इससे पहले भी जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी वो इन्फ्लेशनरी साबित हुई। हमने देखा कि हमारा इन्फ्लेशन नंबर जो आने वाला है वो 10% को क्रॉस करने की एक्सपेक्टेशन है, जिसपे पॉलिसी रेट जो स्टेट बैंक का था वो शराय सूद जो है उसको बढ़ा के 11.5% इसलिए भी किया गया कि इन्फ्लेशन आने वाले वक्तों में 12% तक एक्सपेक्टेड है कि वो जाएगी अगर ये ईरान टेंशन अगर कंटिन्यू रहे। तो अनफॉर्चुनेटली इसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान
के अंदर वो हमें नजर आ रहा है। जो हमारी जो पेट्रोल की यूजेज है वो एक्सपेंसिव हो गई है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है और हमारी जो जो इनकम्स हैं वो वही हैं। तो अपेरेंटली जो इसका इम्पैक्ट है वो आने वाले वक्तों में इसमें हमें जो है वो पावर्टी एलिविएशन के लिए जो हम वर्क कर रहे थे वो हमारे लिए चैलेंजिंग होगा, पावर्टी बढ़ेगी। मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी जो है फूड शॉर्टेज की भी है और फिर जाहिर है इन्वेंट्री लेवल्स भी जो हमें ऑयल के बिल्डअप करने हैं, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने काफी कमिटीज भी फॉर्म की हैं कि उसको हम 90 दिन तक जो है अपनी इन्वेंट्री को ऑयल की रखें। तो अनफॉर्चुनेटली हमने कोई हेजिंग तो इस वक्त नहीं की है। उसकी वजह ये है कि ना हमारे पास कैपेसिटी है उस इन्वेंट्री को रखने की और ना जाहिर है हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है। हमारे करंट अकाउंट के नंबर्स जो हैं काफी डिफिकल्ट नंबर्स हैं। अच्छा एहसन साहब, अभी आप ईरान अमेरिका टेंशन की बात कर रहे थे, व्हाट इफ ये सॉर्ट आउट हो जाती है तो क्या तब भी इसका हम जो है वो मुश्किलात ही सामने देखेंगे? क्योंकि IMF की शर्त हमारे सामने मौजूद है, अगली किस्त के हवाले से अभी 8 मई को इजलास होगा, तो क्या हम फेस करने जा रहे हैं? जरा क्या इंडिकेशंस हैं, क्या शरह है, जरा इस हवाले से भी जरूर बताइएगा। देखें, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस काफी मुस्बत है। इकोनॉमिक इंडिकेटर जिसके अंदर रेमिटेंसेज आती हैं वो $40 बिलियन पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो करंट अकाउंट सरप्लस हम $2 से $3 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो ये ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, अब बात ये है कि जो अगर ये टेंशन ईज हो जाती है तो हमारे इकोनॉमिक नंबर्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। 4% ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले वक्तों में और उसकी वजह यह है कि हमने जो है हमारा जो डेट्स हैं उनको रीपे किए, आगे पेंडा बॉन्ड $250 मिलियन का हम इशू कर रहे हैं। तो हमारे जो रुपये की स्टेबिलिटी हमें चाहिए वो हमें मिली हुई है। तो फॉर्चुनेटली वी हैव आउट परफॉर्म लोकली। हमने जो है वो हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इन्फ्लेशन के वो 7% तक हम लेकर आए। बट जाहिर ये टेंशन जो इस वक्त हम देख रहे हैं US ईरान की टेंशन, आई थिंक ये इन्फ्लेशन लेवल्स को जो है बढ़ाएंगी। अगर ये रिजॉल्व हो जाती है तो सर्टनली हम देखेंगे इन्फ्लेशन दोबारा 7% तक आएगी और फिर जाहिर है हमारे जो रिस्पेक्टिव इन्फ्लेशन लेवल्स हैं उसके अंदर कमी देखी जाएगी। तो बात ये है कि अगर ये ईरान US टेंशन सॉल्व हो गया इशू तो फिर तो जाहिर है ये हमारे लिए काफी पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा और जो हमारा रोल है यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरफ हमारी पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है वो इतनी मुस्बत है कि वी कैन एक्सपेक्ट कि ये इन्वेस्टमेंट जो है मिडल ईस्ट से और तमाम फॉरेन कंट्रीज से जो है पाकिस्तान में फ्लो इन करे। तो इस हिसाब से ये पॉजिटिव बात है। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो तनाज़ात हैं, मिडल ईस्ट के टेंशन जो सारी दुनिया में उसका इम्पैक्ट जो है वो देखा जा रहा है और जाहिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहां पर जो है फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कराया जा सके। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा एफर्ट कर रही है, जहां पर उसने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मुस्बत दिखाया है। कैपिटल मार्केट के अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट देखें वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं कि ऑयल कंपनीज जो है वो आउट परफॉर्म कर रही हैं। तो जाहिर है वो इस हिसाब से तो हमने काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया इकोनॉमी को। बट अनफॉर्चुनेटली जो ईरान टेंशन है US को लेके वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं सेंटिमेंट्स को, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। अच्छा एहसन साहब, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट्स कर रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने के हवाले से और पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, लेकिन कुछ सवालात पॉलिसी मेकिंग के हवाले से भी रेज हो रहे हैं कि हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो चुकी है पेट्रोलियम प्राइसेस को बरकरार रखने के हवाले से। इस सवाल का जवाब आप दोनों मेहमानों से लेंगे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, हम इसको डिस्कस करें। ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हुई थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। नईम सिद्दीकी साहब आपकी जानिब आएंगे। सर, हमारे मुल्क में जब भी बात होती है इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स की, वो जितना भी फ्लक्चुएट करें, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या बरकरार रहें, इसको एसोसिएट किया जाता है पेट्रोलियम प्राइसेस से। क्या ये एसोसिएट करना दुरुस्त है और फिर ये कह देना कि हुकूमती पॉलिसी नाकाम हो रही है, हुकूमत की जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है वो गलत है? सर, क्या ये बातें दुरुस्त हैं? क्योंकि इससे पहले हम एहसन साहब को ये कहते हुए सुन चुके हैं कि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हुकूमत की पॉलिसीज बिल्कुल सही समत में जा रही हैं। आपकी नज़र में क्या ये पॉलिसीज इसी तरह जारी रहनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को तो दोनों साइड से नुकसान होता है। एक तो इन्फ्लेशन जो है उसकी दो वजूहत है। हमारा जब भी मुल्क में इन्फ्लेशन हुआ है, इकोनॉमी हीटअप हुई है, वो हमारा इंपोर्ट बेस्ड हमारी GDP ग्रोथ होती है। जैसे ही हमने देखा होगा कि पिछली गवर्नमेंट के दौर में भी हमारी इंपोर्ट जो है $80 बिलियन तक पहुंच गई थी। तो हमारी आपने देखा GDP ग्रोथ बहुत हो गई थी, लेकिन वो सारी उसकी वजह से इकोनॉमी हीटअप हो गई। तो हमारा इश्यू ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हमारी उस लेवल पे नहीं गई। आप अगर पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी तो वहाँ होती है जहाँ में उनमें कोई कंटिन्यूटी हो, जहाँ पे हुकूमत ने कभी ये सोचा हो कि हम लॉन्ग टर्म
अपने एक्सपोर्टर को क्या पॉलिसी दे रहे हैं, हम अपने मैन्युफैक्चरर को क्या पॉलिसी दे रहे हैं, हम अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या लेके आ रहे हैं। अब आपके जो दो सवाल हैं उसमें पहले अगर मैं ऑयल की तरफ आऊँ तो बेशक मैं तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। इसकी प्राइस का इंक्रीज होना ये बिल्कुल, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। ये इंटरनेशनल इस वक्त सिचुएशन है ड्यू टू दीज वॉर क्राइसिस। लेकिन क्या हमने उसके लिए अपने आप को कभी प्रिपेयर किया? क्या हमने कभी ये सोचा कि अगर हमारे वहाँ एनर्जी क्राइसिस आएगा तो हमने कोई क्राइसिस का अल्टरनेटिव सोचा? क्या हमने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने का सोचा? क्या हमने कभी हाइडल को बढ़ाने का सोचा? क्या हमने कभी विंड की तरफ जाने का सोचा? या फॉर दैट मैटर हमने अपने जो आईपीपीज के जो सर्कुलर सर, आपको लगता है कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें अलाउ करते हैं कि या हम इस पोजीशन में हैं कि हम ये सब कुछ मैनेज कर सकें या सोच सकें या इस पर पॉलिसी मेकिंग कर सकें? वो तो जैसे अभी बात हो रही है कि हुकूमत के अगर इन पॉलिसीज को लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में तो जरूर हो सकती है, मतलब अगर आज के दिन में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में हमेशा से शॉर्टफॉल है और अभी आप देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस मार्च में हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई है। अब उसकी वजह यह है कि हमारी स्ट्रक्चरल जो स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं है, उसके अलावा ग्लोबल फैक्टर है। अब ये ग्लोबल फैक्टर जो है ना ये वॉर क्राइसिस की वजह से आ गया। फिर हमारा नैरो एक्सपोर्ट बेस है, हम सिर्फ उन्हीं मंडियों की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम पिछले 30-40 साल से जा रहे हैं। फिर हमारी हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। आप देखिए इंडस्ट्री हर वक्त ये कहती है कि हमारा बिजली का बिल ज्यादा है, हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, गवर्नमेंट हमें को पॉलिसी नहीं देती है। अच्छा, उसके बाद हमारा एनर्जी का क्राइसिस। अब एनर्जी का क्राइसिस हमारे हमेशा से रहा है और आज भी वो क्राइसिस और अब वो क्राइसिस जो है वो ज्यादा हो गया है। फिर पॉलिसी स्टेबिलिटी का मैंने जिक्र किया। फिर लो वैल्यू एडिशन है, मतलब हम जो है वो हमने कभी वैल्यू एडिशन के लिए सोचा ही नहीं है। हम जो मंगाते हैं रॉ मटेरियल मंगाते हैं, रॉ धागा बनाते हैं, यार्न मंगाते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम इसे वैल्यू एडिशन, चाहे वो टेक्सटाइल की मद में हो, चाहे वो मिनरल की मद में हो, चाहे वो कोई दूसरी इंडस्ट्री की मद में हो, चाहे वो मार्बल ग्रेनाइट हो, हमने कभी इस तरह भी सोचा कि हमने अपने डॉलर को कैसे बढ़ाना है। हम वो 25-30 बिलियन डॉलर के चक्कर में पिछले 30 साल से घूम रहे हैं। फिर अब देखिए जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल डिमांड जो है वो कम हो रही है। सप्लाई चेन आपकी डिसरप्शन का शिकार है क्योंकि फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब इन सारे फैक्टर्स को आप कैसे सेट असाइड कर सकते हैं? आप इसी तरह कर सकते हैं गवर्नमेंट जो है वो हर वक्त इस बात के लिए तैयार है कि हमारे इमरजेंसी मेजर्स क्या होंगे। अब देखिए पूरी सोलर के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। चाइना 1200 गीगाबाइट जो है सोलर पे बना रहा है। मैं समझता हूँ कि जो ये क्राइसिस है ये दुनिया के लिए आई ओपनर है। आने वाले वक्तों में आप देखिए कि ये जो चाइना है ये दूसरी दुनिया है, ये सिर्फ एसेंशियल ऑयल डिपेंडेंसी पे चले जाएंगे। यानी कि जहाँ पे सिर्फ ऑयल की एसेंशियल डिपेंडेंसी है वही ये वहाँ पे ऑयल यूज करेंगे, अदरवाइज ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर टोटल शिफ्ट हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल आपकी 2030 और 35 के बाद दुनिया में आपको रेल ऑटोमोबाइल जो है वो पेट्रोल पे चलती हुई मिलेगी। डीजल की रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि डीजल एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे यूज होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ने कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं दी है। आज कोई भी हमारे पाकिस्तान आज मिनरल में $6 ट्रिलियन का मिनरल पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन आप मुझे बताएं क्या फायदा? टोटल जीडीपी के 3% हम उसको काउंट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि अच्छा सर, इसके हवाले से भी यही कहा जा रहा है, यही तवक्कुआत और इम्कानात हैं कि यूएस ईरान इशू सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा और फौरी हो जाएगा। जब हम ईरान के साथ गैस मुआहिदा कर लेंगे, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, तेल सस्ता आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये बहुत इमीडिएट प्रोसेस है, ये सब कुछ इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हो जाएगा? क्या शायद नहीं कहता मन में जाते घर एतबार होता। ये कैसे मतलब है? आप देखें कि ईरान से आप अभी तक ना ऑयल ना गैस हासिल कर सके हैं, ना आप तेल हासिल कर सके हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसीज हैं वो कौन तय करेगा? और दूसरा बात है कि अभी कितनी जल्दी ये आपको मैं बता दूं, ये दिस इज द बिगनिंग ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द एंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर ये जंग बंद भी हो सके तब भी दुनिया को 3-4 साल लगेंगे इस इकोनॉमिक डिबेकल को कवर अप करते करते। आप क्या समझते हैं कि कोई बड़ा आसान मामला है? अच्छा सर, ये बड़ी बड़ी अहम आप बात करें। मैं एहसन साहब की जाने बढ़ना चाहूंगी। एहसन साहब, अभी जिस तरह से बात हो रही है और नईम सिद्दीकी साहब बड़ी अलार्मिंग बात कर रहे हैं
कि ये यूएस ईरान टेंशन ख़त्म हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाता है ये इशू, तब भी दुनिया को इस इकोनॉमिक डिजास्टर से निकलने में 3 से 5 साल का अरसा लगेगा। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान इन क्राइसिस से कैसे निकल सकता है? क्या हमारी पॉलिसी मेकिंग इतनी स्ट्रांग है? देखिए, आई थिंक कि हमारी जो एक्टिविटी रही है फॉरेन पॉलिसी को लेके, उससे दुनिया हमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। अब हम एक पिवोटल रोल प्ले कर रहे हैं सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसको डील करने में। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त जो हमारा जो जिस स्टाइल में हम जा रहे हैं, जिसमें हम एंगेज कर रहे हैं यूएस इकोनॉमी को और फिर मिडल ईस्ट को, उससे ये नज़र आता है कि हम अब अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना हमारे लिए एक नेसेसिटी है। और आई थिंक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को समझती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी का रोल है, जिसमें हम हमारे जो मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी सेल पर भी तवज्जो दे रहे हैं। हमारे जो करंट अकाउंट सरप्लस है उसके आने की वजूहात आने वाले वक्तों में मिलिट्री इक्विपमेंट की सेल भी होगी। इसके अलावा मिलिट्री की जो जो हमारे पैक्ट्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ, उसको लेकर भी हम जो है हमारे करंट अकाउंट नंबर्स को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, एफएक्स रिजर्व बिल्डअप होंगे। जिस तरह से हमने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है हमारी फॉरेन पॉलिसी को, आई थिंक कि हमारा कॉम्पिटिटिव रहना हमारी एक नेसेसिटी है। और हमारी जो जो प्रोफाइल है, जो हमारा टैलेंट है, उसको हम सारी दुनिया के अंदर लेकर जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चूंकि हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप ओरिएंटेड है, आई थिंक कि उसको उसको चैलेंजिंग बनाना एक गवर्नमेंट की अपनी नेसेसिटी अब वो बन चुकी है। चूंकि हमारी जो ओवरऑल प्रोफाइल है मुल्क का, वो काफ़ी ज़्यादा मुस्बत हो चुका है। वो हम देख रहे हैं, हमारी पासपोर्ट इंडेक्स भी इम्प्रूव हो रहा है। जिस तरह से फॉरेन इनफ्लोज आ रहे हैं, रिमिटेंसेज आ रहे हैं, जिस तरह से फॉरेन इंटरेस्ट देखा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से फॉरेनर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, आई थिंक ये हमें इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा और अनप्रेसिडेंटेड मिलेगा। सर इससे पहले मिलेगा आने वाले वक्त में। अभी की जो सिचुएशन है इसको जब हम देख रहे हैं, लॉकडाउन है, 8 बजे कारोबार बंद, दुकानें बंद हो जाती हैं, लोगों की परचेजिंग पावर सफर कर रही है, मजीद गिरती जा रही है। सर इससे निकलने के लिए, इसको कोप अप करने के लिए हम किस तरह से सामने कोई पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं? कोई इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी सामने आ सकती हैं? हुकूमत क्या इस हवाले से कोई काम कर रही है आपकी नजर में? देखिए, ये ऑयल की इन्वेंट्री का इशू पूरी दुनिया का इस वक्त इशू बना हुआ है। तो ये फूड सिक्योरिटी, आई थिंक कि ये पाकिस्तान में भी ये इशू है, मलेशिया में इशू है, फॉर एग्जांपल सिंगापुर में ये इशू है, और ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलिया में भी ये इशू है कि पेट्रोल पंप्स बंद हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो वॉर हम इस वक्त अगेंस्ट यूएस ईरान वॉर देख रहे हैं। और आई थिंक कि जो हमारा इसमें रोल है वो इतना मुस्बत है कि वो हमें हेल्प करेगा आगे रिकवरी के अंदर। तो ये प्रॉब्लम जो जिस तरह से आप इंडिकेट कर रही हैं कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, ये तो यूएसए के अंदर भी प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो जाहिर है ये पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम है जहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं सारी दुनिया में। और ये एक रीजन है गोल्ड प्राइसेस के अंदर कमी देखी जा रही है। ऑयल प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेशन को ड्राइव कर रहा है। और आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अनटिल लेस कि ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो उस सूरत में हमारी रिकवरी है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फास्ट होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का एक पिवटल रोल है सिक्योरिटी अनरेस्ट को मार्जिनलाइज करना इस रीजन के अंदर। और फिर हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसमें मुझे अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि ये आने वाले वक्तों में काफी ज्यादा जो है वो एफर्ट की जाएगी कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक नंबर्स हैं उनको और इम्प्रूव किया जा सके। इकोनॉमिक नंबर्स ऑलरेडी इम्प्रूव्ड हैं, बट क्योंकि ये वॉर जो सिचुएशन है इसकी वजह से जो है हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो आउट ऑफ रीच होते जा रहे हैं। और वो बिल्कुल एक मेजर कंसर्न है। एनर्जी सिक्योरिटी भी एक मेजर कंसर्न इस वॉर में रहेगा। और तमाम दुनिया के अंदर जो है ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दुनिया भर की मार्केट में वो इस वक्त प्रेशर में है। ठीक हो गया। नईम सिद्दीकी साहब, अभी एहसन साहब ने एक बात फरमाई, मैं चाहूंगी थोड़ा सा हम इसी को लेकर आगे चलें कि अभी हमारे इकोनॉमिक नंबर सेटिस्फाइड हैं, इकोनॉमिक नंबर बेहतर सूरत हाल में जा रहे हैं। सर ये कैसी बेहतरी है जिसमें हम देख रहे हैं कि महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीब महंगाई के बोझ तले पिसा जा रहा है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, कारोबार बंद है, 8 बजे के बाद ना कोई दुकान चल सकती है, ना कारोबार चल सकता है, ना ही सड़कों पर कोई मौजूद होता है। सर ये तो इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स मजीद जो हैं वो खराबी की जानिब जा रहे हैं। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम बेहतर सिचुएशन में हैं? इन सब के बावजूद हमें अभी और चीज़ें फेस करनी है, क्योंकि आईएमएफ की अगली किस्त का हमें इंतज़ार है। वो मिल जाती है तब भी हमारा भला नहीं हो सकेगा। एक आम आदमी की बात करी हूँ, गरीब आवाम की बात करी हूँ, हम पे तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं नज़र नहीं आएगा। देखिए,
आप जितना मुड़ के पीछे देख सकते हैं ना, इतना ही आप आगे देख सकते हैं। अब हमें देखना यह है कि हमने माजी में कितनी गलतियां की हैं और फ्यूचर में हम उनसे पिछली गलतियों से क्या सबक सीखना है। अब जब आप ये बात करते हैं तो आप अपने पीएस कंट्रीज का मुआवजा करते हैं। आप अपने आप को बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर लें, आप वियतनाम से कंपेयर कर लें, आप अपने अब्राह मुल्क से कंपेयर कर लें, तो आप देखें कि आपने पिछले 30 साल में कितनी तरक्की की है। आपने अपनी जीडीपी ग्रोथ में कितना दावा किया है, आपने पर कैपिटल इनकम में कितना गुजारा किया। अभी जुम्मे को मोस्ट प्रोबेबली हम 50 से 55 रुपए और लेवी देख रहे हैं पेट्रोल के ऊपर। आप सर, बांग्लादेश और वियतनाम की आप मिसाल दे रहे हैं, उन दोनों ममालिक ने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, इंपोर्ट्स को कम किया, हमने तो ऐसा भी कुछ नहीं किया। आउट परफॉर्म किया उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाया, अपनी इंपोर्ट को अगर बढ़ाया है तो उसमें उनकी एक्सपोर्ट जो है उससे बहुत ज्यादा है। अब हम जो है जो अपने अगर हमारा पेट्रोल वो 50 रुपये बढ़ जाता है, हमारा मार्कअप बढ़ जाता है, तो आप मुझे बताएं कि आम आदमी, भी आपने बात की, आम आदमी इसमें अपना कैसे गुजारा करेगा। अगर आज ये महंगाई यूरोप में होती है तो वहां पे पर कैपिटल इनकम भी ज्यादा है, अगर मिडिल ईस्ट में होती है तो पर कैपिटल इनकम ज्यादा है। हमारे को पर कैपिटल इनकम इतनी है ही नहीं है कि आम आदमी जो आप देखें हमारी बहुत ज्यादा परसेंटेज इस वक्त जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो पॉवर्टी की तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम जब तक अपनी हमारी एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, देखिए 3 Ps के ऊपर अभी काम करने की बहुत जरूरत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम करने की जरूरत है। जब तक आप ये प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, और देखिए सबसे बड़ा अभी आज एफडीआई को 611 अरब का शॉर्टफॉल है आज के दिन में। नहीं सर, बड़ी अहम जानिब आप इशारा करें सर, आपको भरपूर मौका दिया जाएगा कि आप अपनी बात मुकम्मल करें। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि वापस आएंगे तो नईम सिद्दीकी साहब को भरपूर मौका देंगे कि वो अपनी बात मुकम्मल करें। जी नईम सिद्दीकी साहब, बड़ी अहम जानिब आप इशारा कर रहे थे सर। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी एफडीआई का शॉर्टफॉल जो है 611 बिलियन रुपीज का है, और आने अभी 3 महीने हमारे पास है, आगे हैं। और देखिए आगे वाले वक्तों में जो फोर्सी किया जा रहा है कि शायद 1000 अरब तक जो है इसका शॉर्टफॉल हो जाएगा। और ये जो पेट्रोलियम के ऊपर लेवी लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं? आप ये शॉर्टफॉल दूर करने के लिए लगा रहे हैं ना। अगर आप अपने लोगों को प्रॉपर्ली अकोमोडेट करना चाहते हैं तो 240 या 250 रुपए का लीटर पेट्रोल है, उसके ऊपर इतने टैक्सेस, इतनी लेवी का आप लगा रहे हैं। आज के दौर में अगर जब मुश्किल के शिकार है, वहाँ मुश्किल के शिकार है, तो आप उन्हें लेवीज में कंपनसेट करें, उसमें लेवीज कम करें। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब आप देखें कि लोग टैक्स के मामले में क्यों परेशान हैं, ये टैक्स अवॉइडेंस में लोग क्यों जाते हैं, ये क्यों सोचते हैं कि हम कारोबार बंद कर दें। मैं आपको यकीन से इस वक्त दावे से कह रहा हूँ कि इस वक्त मुझे नहीं पता कि बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या कर रहे हैं। वो उनका बहुत ज्यादा हम उनकी बातें सुनते हैं, वो बहुत परेशान है कि मार्केट ज्यादा हो गया, हमारे एनर्जी क्राइसिस होगी, हमारी यूटिलिटी की प्राइस बहुत ज्यादा है, हमारी जो लेबर है वो महंगी हो गई है, इंटरनेशनल मार्केट में वैसे ही इस वक्त स्लो डाउन चल रहा है। लेकिन ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, बड़ी इंडस्ट्री की बातें। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है, छोटे दुकानदार हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, ऐसे नहीं सकते हैं। आप हुआ यकीन करें, उनका इस वक्त बहुत बुरा हाल है। हम जनरली मार्केट में लोगों को देखते हैं, वो अपने किराए नहीं दे पा रहे, ऊपर से एफडीआई का प्रेशर है, आप पीओएस लगाओ, आप डिजिटल इन्वेस्टिंग करो। अभी तक मेंटली लोग इसके लिए तैयार नहीं है, स्ट्रक्चर आपके पास जैसा नहीं है, आपको जैसा निजाम नहीं है, पूरा नेटवर्क जो है वो कैश जो डिजिटल लेन देन का में शामिल नहीं अभी तक हो सका। दूसरा, अब जब ये सब चीजें नहीं कर, पहले वो सारी चीजें तो सेट कर लें। आपका टैक्स का निजाम ऐसा है कि वही लोग टैक्स में फंसे हुए हैं जो पहले टैक्स दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है कारोबार बंद करके टैक्स नेट से बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना मल्टीनेशनल पाकिस्तान से क्यों जा रहे हैं? इस वक्त ये टाइम है कि आप टैक्स को रेवेन्यू मत समझें, आप जो है इकोनॉमी का पहिया घूमने दें, लोगों को रोजगार दें। जब रोजगार लोगों को मिलेगा तो खुद ब खुद टैक्स आना शुरू हो जाएगा। एक ये सेक्टर है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। मैं तो हमेशा से ये चाहता हूँ कि जो है टैक्स टू टैक्सेबल, जो लोग टैक्स दे सकते हैं। की आप बात करें तो सेल्स टैक्स के हवाले से भी कुछ बातें आ रही हैं, उसमें भी कुछ नई सजेशंस पर गौर किया जा रहा है। वहाँ क्या रद्दोबदल मुमकिन हो सकती है? तो बड़ी देखिए ना, गवर्नमेंट कह रही है कि हर चीज जो है वो जनरलाइज हो जाए,
वो डिजिटलाइज हो जाए, वो अभी बहुत मुश्किल है, अभी बहुत सारा टाइम लगेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को बढ़ाएं, डिजिटल फ्रेमवर्क को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, और टैक्स का जो मुनसिफाना निज़ाम लेके आए, और जो लोगों को बेताजा नोटिस टैक्स के आ रहे हैं। और बाल देखिए ना, जब आप ऊपर वाली अदालतों में जाते हैं, सुपीरियर कोर्ट में जाते हैं, तो सारे फैसले जो है ना ज्यादातर जो है वो डिपार्टमेंट के खिलाफ होते हैं। तो इसको भी देखना चाहिए, लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना चाहिए, यकीनन बेहतर करना चाहिए। ये बेहतरी कैसे मुमकिन है, आप दोनों से जानेंगे। एहसन मेहनती साहब, अभी हम बात करते हैं एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, तो पावर सेक्टर के हवाले से भी बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए खबर हमारे पास मौजूद है कि सीएनजी सेक्टर की गैस जो है वो पावर सेक्टर को मुंतकिल कर दी गई है। आपकी नज़र में क्या ये ठीक फैसला है? देखिए, आई थिंक कि ये जो पावर सेक्टर है हमारा, स्पेशली आई थिंक कि उसके अंदर काफी ज्यादा हमने उसको रेशनलाइज किया है। जो इससे पहले आईपीपीज को ओवर पेमेंट हो रही थी, वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमने रिवाइज किए, जो जिसकी वजह से जो है शेयर होल्डर्स को, स्पेशली जो कि इन कंपनीज के अंदर आए, वो कंपनीज काफी ज्यादा जो है वो वीक अर्निंग्स अब दिखा रही हैं। तो हमने इसको काफी ज्यादा रेशनलाइज किया है। एनर्जी हमारे जो इश्यूज थे, आईपीपीज को ओवर पेमेंट थी, उसको रेशनलाइज करते हुए हमने सारिफीन को बेनिफिट भी दिया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने काफी बेनिफिट इससे किया है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफी ज्यादा मुस्बत है इस हिसाब से कि आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज हुए हैं। और आई थिंक कि अब जो इनकी सीएनजी की अवेलेबिलिटी है, आई थिंक कि वो भी एक अच्छा इकदाम है। गवर्नमेंट की पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है कि उनको आईपीपीज को इनकरेज करना है आने वाले वक्तों में, ना सिर्फ इनकी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करना है, बट सर्कुलर डेट क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए इन आईपीपीज का काफी ज्यादा मुस्बत रोल रहेगा। आने वाले वक्तों में हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि इकोनॉमिक डेटा उन्होंने इम्प्रूव किया, हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है। तो आई थिंक इसकी वजह एक है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं टुवर्ड आईपीपीज वो मुस्बत रही। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि दोबारा से रिवाइज करें, आई थिंक तो उसमें भी गवर्नमेंट थोड़ी हेजिटेंट इस वजह से भी है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं और काफी बैंक गारंटीज भी हैं। तो कोई भी ऐसे स्टेप जो है आईपीपीज को लॉस की तरफ लेकर जाएंगे, वो इनकी रीपेमेंट पे इम्पैक्ट करेंगे और वो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर और ग्रोथ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक क्या प्राइसिंग है उसको गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। अब इसको इफेक्टिव बनाने के इनको जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीएनजी है वो उसको किया जा रहा है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो है, जो पाकिस्तान का जो ओवरऑल ग्रोथ ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स हैं, उसके आईपीपीज जो हैं वो हेल्दी रहे और उनकी जो आउटपुट है वो इफेक्टिव रहे। के लिए काफी ज्यादा जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं वो रंग लाती हैं। और इस वक्त ठीक है सर, हम गवर्नमेंट पॉलिसीज के हवाले से बात कर रहे हैं। टैक्स के निज़ाम पे भी मैं चाहूंगी ज़रूर आप कमेंट करें। ये कहा जाता है कि टैक्स रिफॉर्म्स के बगैर ये निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। आपकी नज़र में जो पॉलिसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या वो बेहतरी की जानिब जा रही हैं, उनकी डायरेक्शन ठीक है? देखिए, इस वक्त हम एक आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं। अगर हम कोई मराहतें देंगे टैक्स रिलेटेड, आई थिंक कि उसकी अप्रूवल जो है वो आईएमएफ से लेनी पड़ती है। तो आने वाले फेडरल बजट के अंदर इट इज एक्सपेक्टेड कि सुपर टैक्स की जो लेवी है उसको रेशनलाइज करने की जो जो रिक्वेस्ट है वो आईएमएफ की तरफ जा चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली आईएमएफ जो है इतना ज्यादा कीन नहीं है कुछ मराहतों के लिए, सब्सिडी के लिए, या फिर ओवर जो टैक्सेशन लिया जा रहा है इंडस्ट्री से ओवरऑल, या सेल्स टैक्स के रेट जो हायर साइड पर हैं, उनको कम करने के लिए जो है वो जो इकदाम गवर्नमेंट करना चाहती है और जो प्रपोजल्स दिए हुए वो अनफॉर्चुनेटली आईएमएफ से उसका अप्रूवल नहीं होता। तो ओनली वे इसके उनको कोई ऑल्टरनेट वे जो है वो टैक्स कलेक्शन के दिए जाए, टैक्स बेस का बढ़ाओ। यानी कि आप और मैं और जो टैक्सेस दे रहे हैं सैलरी क्लास, आई थिंक कि उसको हट के ऐसे लोगों को टैक्स निजाम के अंदर लाना चाहिए जो कि स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वहां पर हम नहीं पहुंच पा रहे। तो आई थिंक कि जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए स्पेशली गवर्नमेंट के लेवल पे, वो ये है कि तमाम बिजनेसेस जो गवर्नमेंट जिनको समझती है कि उनको आना चाहिए टैक्स निजाम के अंदर, उनको लाया जाए, टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, ताकि जो एक्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके बोझ को कम किया जा सके। तो आई थिंक कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि आईएमएफ जो है उसको हमें जो है अप्रूव कराने पड़ते हैं अगर टैक्स को हमें नेशनलाइज करना है। अनफॉर्चुनेटली ओवर टैक्स जो तकरीबन 65% तक टैक्स किया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर से,
जो काफी ज्यादा जो है उसको यूटिलाइज करना चाहिए, बट हमें IMF से उसके अप्रूवल नहीं मिलते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है अनफॉर्चुनेटली उस पर कुछ इसका कोई रिजॉल्व नहीं निकाल सकती। तो ओनली रिजॉल्व इज कि हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएं, सारे बिजनेसेस को लेकर आए टैक्स निजाम के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लेकर आए, और वो हमने कोशिश भी की है, पर जाहिर है उसमें हमने देखा है कि एग्रीकल्चर का आउटपुट इफेक्टिव हो ताकि वहां से हमें टैक्स मिल सके। इससे पहले बहुत सारे फ्लड्स आए थे और वो फ्लड्स का इम्पैक्ट हम देख रहे थे कि वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं बन सकी थी, जिसकी वजह से टैक्सेशन हमसे कलेक्शन नहीं होती। तो आने वाले वक्तों के अंदर हमारी ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि तमाम सेक्टर्स जो हैं उनको एंगेज किया जा सके, और इनकम अर्निंग जो लोग हैं या बिजनेसेस हैं से टैक्सेशन लिया जा सके, ताकि में लाया जो जा ऑलरेडी सके। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं सर। हम इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहेंगे। नईम सिद्दीकी साहब, IMF का बार बार तस्करा हो रहा है, IMF के जो तजावीज़ दी गई हैं, जो प्रपोजल दिया गया, उसके हवाले से तो यही इत्तलात हैं कि शायद वो मंजूर नहीं होगा। IMF कितनी भारी और कितनी मुश्किल शराइत हम पर लागू करने जा रहा है, इस हवाले से कोई इत्तलात आपके पास? देखिए, जब आप अपने सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो IMF तो आपके ऊपर सख्ती करेगा। अब वो कहते हैं कि सब्सिडीज खत्म की जाएं, वो कहते हैं अपने अखराजात खत्म किए जाएं। बात ये है कि अभी हम ये नहीं कहते कि अब टैक्स में को रियायत दें या मुराद दें, आप एक कम मुनसिफाना निज़ाम लेके आए। जैसे अभी बात हो रही है एग्रीकल्चर है उसको टैक्स में लेके आए, और बहुत सारे सेक्टर हैं। अब देखिए IMF कहते हैं सब्सिडी सब खत्म कर दें। अब जब सब्सिडी खत्म होगी तो उसका इम्पैक्ट तो गरीब आदमी में पड़ेगा, अमीर आदमी में तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो मार्कअप आप बढ़ा रहे हैं, इससे क्या आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होगी। हुकूमत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो मार्कअप बढ़ाती है, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आती कि क्या लोग पैसा उठा के बैंकों में रख दें, क्या बैंकों के पैसे से अपने घरों के अखराजात रहे, बिजनेस छोड़ दें, काम ना करें। तो ये देखिए बहुत मेहनत की जरूरत है। हम प्रोग्राम है डब्ल्यू और IMF हर दफा आके हम पे बहुत सख्तियां करता है, और जो इट इज IMF ड्रिवन हम इस बजट में जा रहे हैं, और आने वाला बजट भी कोई इतना आसान नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, तो अब तो समझ नहीं आ रही कि कौन से एरिया पे अभी टैक्स रखेगा या कौन से एरिया पे लोगों पर सख्ती होगी। बहुत ज्यादा देखिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, और सबसे जो है वो हमारी इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लेके हमें दुनिया में नई मंडियां। सर, बड़ी अच्छी जानिब आपने ये बात पहुंचाई है कि हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है कि आने वाला वक्त मुश्किल का वक्त है, इन्फ्लेशन का वक्त है, महंगाई का वक्त है। इससे नबरद आजमा होने के लिए भी हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अपने दोनों मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नाज़रीन, जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया। आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह ने के बाद।